student, assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we are discussing important unit of pathophysiology, that is diabetes mellitus. तो डायबिटीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि डायबिटीज mellitus हमारे पास क्या होता है, इसके कितने अकसाम हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और इसी के साथ हम एमसीक्यूज भी मेंशन करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम पिछले यूनिट्स में यूनिट के साथ एमसीक्यूज मेंशन करते आ रहे हैं, जो आपको एग्जाम में इंतहाई ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम लेक्चर के साथ एमसीक्यूज भी मेंशन करेंगे कि इस यूनिट में आपके पास किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो डिफिनीशन पे आते हैं। डायबिटीज मेलिटस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड एंड क्रॉनिक पॉलीयूरिया। देखो, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो जाती है नॉर्मल से। उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास इंसुलिन, जो कि हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है, उसमें या उसके रिसेप्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ग्लूकोज जो है वो ब्लड में रहता है, वो सेल के अंदर नहीं जाता, ब्लड की ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती है। जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती है और यही ब्लड हमारे पास जो है उसकी फिल्ट्रेशन होती है किडनी में, तो वहाँ पे हमारे पास किडनी जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है, जो अपने साथ बहुत ज़्यादा वाटर को जो है कैरी आउट करता है, और इस वजह से हमारे पास फिर पॉलीयूरिया भी हो जाता है। तो ये डायबिटीज़ का मेलिटस है कि जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा और उसके साथ क्रॉनिक पॉलीयूरिया होगा। क्रॉनिक पॉलीयूरिया से कहते हैं कि एक लॉन्ग टाइम से आपको पॉलीयूरिया हो। द डिजीज वॉज गिवन इट्स नेम बिकॉज ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन। और डायबिटीज मेलिटस जिसका नेम है, तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज इन यूरिन, क्योंकि इसमें हमारे पास यूरिन में ग्लूकोज की एक्सक्रीशन होती है। चूंकि ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई है, तो किडनी जो है उसे बाहर एक्सक्रीट आउट करता है। डायबिटीज मेलिटस की क्लासिफिकेशन। द डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप डिपेंडिंग ऑन इट्स काज एंड सोर्स। तो डायबिटीज मेलिटस के हमारे पास 5 टाइप्स है। पहला हमारे पास है डायबिटीज 1, दूसरा हमारे पास डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, तीसरा गेस्टेशनल डायबिटीज, 4 रेनल डायबिटीज, 5th वन हमारे पास है डायबिटीज इंसिपिडियस। तो ये हमारे पास जो है 5 टाइप के डायबिटीज हैं। आज तक तो हम शुगर सुनते आ रहे हैं कि इसे डायबिटीज है, लेकिन फिर डायबिटीज में कौन सा टाइप है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके काज क्या हैं कि डायबिटीज मेलिटस इज काज्ड बाय एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन दैट अमंग अदर consequences लीड टू एन इंक्रीज इन प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। इसमें हमारे पास ये डायबिटीज का मेन काज ये है कि हमारे पास इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार हाई हो जाती है, और फिर यही हाई ग्लूकोज जो है ये हमारे पास यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। अब हमारे पास है टाइप 1, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इसीलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। रिसेप्टर काम करते हैं, लेकिन बीटा सेल जो आपके पेनक्रियाज में है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रीट करते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर जब उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है, और इस टाइप के डायबिटीज को हम कहते हैं टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो एमसीक्यूज में आपको यह याद होना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज में हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी, पेनक्रियास के बीटा सेल में प्रॉब्लम होगी। In type 1 insulin dependent diabetes mellitus, previously called juvenile diabetes, is characterized by destruction of pancreatic beta cell। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पेनक्रियाज में हमारे पास अल्फा बीटा सेल जो होते हैं, बाकी सेल भी होते हैं। तो ये बीटा सेल का काम इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन करना है, लेकिन उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आपके पास इंसुलिन बन नहीं रहा, और जब इंसुलिन नहीं बनता तो आपके पास ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार हाई रह जाती है, और इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलिटस क्या है कि द पेनक्रियाटिक आइलेट आर infiltrated by T lymphocyte and auto antibodies against islet cell antibodies and insulin antibodies can be detected। देखो, हमारे पास जब
बीटा सेल पे आपका इम्यून सिस्टम कोई अटैक कर लेते हैं या टी लिम्फोसाइट वगैरह अटैक कर लेते हैं या किसी और वजह से हमारे पास अगर बीटा सेल में प्रॉब्लम आ जाती है तो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, अगर करता है तो कम मिकदार में प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास चूंकि इंसुलिन का काम ये है कि वो ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाता है, लेकिन अगर इंसुलिन कम होगा तो आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगी। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो आपके पास डायबिटीज मेलेटस टाइप 1 होगा। इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास ये इंसुलिन सेल एंटीबॉडीज और इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज ये हमारे पास टेस्ट होते हैं, जो हमारे पास अर्ली स्टेज में हमें ये बताते हैं कि ये बीटा सेल में डैमेज स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका इसका बर वक्त टेस्ट कर लें तो आप डायबिटीज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अगर उसकी चूंकि पॉसिबल अभी नहीं है, जो जेनेटिक होते हैं वो ट्रीट नहीं होते, लेकिन आप उसको स्टॉप कर सकते हैं और उसके साथ आप खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इंसुलिन एंटीबॉडीज IAA और इंसुलिन सेल एंटीबॉडी ये आपको ये बताता है कि आपके पास बीटा सेल जो है उस कितनी डैमेज हो गई है। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस। अब हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। उसमें ऐसा होता है कि आपके पास इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है लेकिन उसके रिसेप्टर में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें अगर आप बाहर से इंसुलिन दे भी दे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इसे कहते हैं कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मींस इसमें आप इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होते। Type 2 diabetes, non-insulin dependent diabetes mellitus, formerly called maturity onset diabetes, is the most common form of diabetes. Genetic disposition is important. However, there is a relative insulin deficiency. The patient are not necessarily dependent on an exogenous supply of insulin. Insulin release can be normal or even increased, but the target organ have a diminished sensitivity to insulin. तो ये हमारे पास MCQs है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो नॉर्मल होगी या नॉर्मल से ज्यादा भी होगी, लेकिन आपके जो सेल की सेंसिटिविटी है वो नहीं होती, रिसेप्टर काम नहीं करते। अच्छा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास इंसुलिन कम हो, नॉर्मल हो या नॉर्मल से ज्यादा हो, इतना डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसमें आपके पास रिसेप्टर में प्रॉब्लम होती है। ये हमारे पास जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिकली ये हमारे पास अक्सर जो है ट्रांसफर होते हैं। और ये पेशेंट जरूरी नहीं है कि इंसुलिन पे डिपेंड होगा, नहीं, इंसुलिन तो उसकी बॉडी में बन रहा है लेकिन इंसुलिन की तरफ सेंसिटिविटी उसके बॉडी के ऑर्गन में नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज आर ओवरवेट। द ओबेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन, टू लार्ज एंड इनटेक ऑफ फूड एंड 2 लीटर फिजिकल एक्टिविटी। कहते हैं कि इस टाइप 2 डायबिटीज के हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं वो ओवरवेट होते हैं। तो ये भी MCQs में आप याद कर सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में आप ओवरवेट होंगे। उसका ये होता है कि आप खाना ज्यादा खाते हो, आपके पास जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हुई है, आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। दूसरा, आप इतनी एनर्जी नहीं यूज करते, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है, खुराक फूड इनटेक वगैरह ज्यादा है, तो फिर क्या होते हैं, फिर ये होते हैं कि आप टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस में चले जाते हैं और आप ओवरवेट हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी सप्लाई एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इन द ब्लड। क्या होते हैं कि आपके पास जो है एनर्जी सप्लाई और उसके एक्सपेंडिचर इसमें इम्बैलेंस आ जाता है और आपके बॉडी में फैटी एसिड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फैटी एसिड जो है आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब अगर आपके पास एनर्जी का यूज नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, फिर ये प्रॉब्लम होगी कि आपके पास जो है आप ओवरवेट हो जाते हैं और फैटी एसिड एक्युमुलेशन आपके बॉडी में हो जाती है। This in turn reduce glucose utilization in muscle and fatty tissue। और ये ऐसा होते हैं कि आपके पास फैटी एसिड अवेलेबल हैं तो आपके पास ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन और फैटी एसिड की आप ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है मसल और फैटी टिश्यू में कम हो जाती है, क्योंकि आपको अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो वो तो फैटी एसिड प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा आप एनर्जी इतनी यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपके पास जो ग्लूकोज वगैरह से एनर्जी प्रोड्यूस होना थी फिर वो प्रोड्यूस नहीं होती और एक्युमुलेशन हो जाती है हमारे पास
ग्लूकोज वगैरह की। दिस रिजल्ट इन रेजिस्टेंस टू इंसुलिन फोर्सिंग एन इंक्रीज ऑफ इंसुलिन रिलीज। क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि इंसुलिन की तरफ रेजिस्टेंस शो हो जाता है। जब इंसुलिन की तरफ रेजिस्टेंस शो हो जाते हैं, आपके रिसेप्टर इंसुलिन के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन बॉडी परसीव करती है कि इंसुलिन कम है, तो फिर इस कंडीशन में आपके पास इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, तो ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है, ताकि ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो और आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। लेकिन चूंकि रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, फिर वो इंसुलिन की एक्युमुलेशन भी आपके बॉडी में होती है टाइप 2 डायबिटीज में। द रिजल्टिंग डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर फर्दर रेजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। और फिर क्या हो जाता है, हमारे पास वो रिसेप्टर मजीद जो है उनकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है, मजीद जो है वो सेंसिटिविटी उनकी कम हो जाती है, और हमारे पास जो है इंसुलिन की तरफ रेजिस्टेंस तो मजीद बढ़ जाती है। ओबेसिटी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिगर बट नॉट द सोल कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। और जो ओबेस पर्सन होते हैं उसमें ये कॉमन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ओबेस पर्सन होगा उसमें हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज होगा। लेकिन जो ओबेस पर्सन होंगे तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि उनमें फैटी एसिड की एक्युमुलेशन होती है, उसमें एनर्जी वो एक्टिविटी वो करते नहीं है, तो उसमें सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर जो इंसुलिन के उसकी सेंसिटिविटी कम हो सकती है, और आपके पास ओबेसिटी टाइप 2 डायबिटीज आपके पास हो सकता है उस पर्सन को। रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी कैन आल्सो बी काज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिसेप्टर। अगर आपका अपना इम्यून सिस्टम रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाता है, इस कंडीशन में भी आपके पास इंसुलिन की जो है इसके साथ आपके पास जो है वो रिसेप्टर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, और इंसुलिन की यूज़ जो है वो नहीं होता, और आप टाइप 2 डायबिटीज़ में चले जाते हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसमें हमारे पास क्या है कि 10% ऑफ ऑल डायबिटीज़ टाइप 1 कि हमारे पास जितने भी डायबिटिक पेशेंट उसमें 10% जो है वो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं। उसमें क्या होता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या कोई ऑटो इम्यून की वजह से आपके पास बीटा सेल जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन इतना नहीं करता, और आप हाइपरग्लाइसेमिक हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में आपको नजर आ रहे हैं कि 90% ऑफ जितनी भी डायबिटीज है वो हमारे पास टाइप 2 है, 100 में 90%। और इसमें क्या पर्सन ओबेस भी होता है, इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। देखो ये बीटा सेल हमारे पास है, जो ये बीटा सेल जो है ये इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर में यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हमारे पास हो जाती है, और फिर इस वजह से आपके पास जो है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, और एक्युमुलेशन ऑफ ग्लूकोज आपके पास हो जाता है। अब साइन एंड सिम्टम डायबिटीज के क्या होंगे कि इन एक्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी द एब्सेंस ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया। अगर आपके पास एक्यूट डिफिशियंसी इंसुलिन की टाइम पे आपके पास इंसुलिन नहीं है, तो आपके पास ग्लूकोज जो है वो वही ग्लूकोज फॉर्म में रहेगा, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, और आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रेज हो जाता है। द एक्स्ट्रा सेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ ग्लूकोज लीड टू हाइपर ऑस्मोलरिटी। और जब आपके पास ब्लड में देखो अगर ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा तो वो ब्लड में रहेगा, और जब ग्लूकोज ब्लड में रहता है तो उसमें क्या होता है, उसमें सल्यूट की मिकदार चूंकि ज्यादा हो जाती है, वो आयंस की मिकदार ज्यादा हो जाती है, और ग्लूकोज क्या करता है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी को रेस करता है। तो फिर क्या होगा, द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज इज exceeded in the kidney so that glucose is excreted in the urine। फिर क्या हो जाते हैं कि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्लूकोज जो है वो किडनी की तरफ ब्लड के साथ जाते हैं, ताकि इसके बॉडी से एक्सक्रीशन हो। क्योंकि ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज हो गए तो ये आपको प्रॉब्लम फिर क्रिएट करता है, तो फिर इसकी एक्सक्रीशन थ्रू किडनी होती है। द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ दिस रिजल्ट इन एन ऑस्मोटिक डायरेसिस with renal loss of water, पॉलीयूरिया, सोडियम, पोटाशियम डिहाइड्रेशन एंड थर्स्ट। क्या तो देखो अगर आपके पास यूरिन में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा है तो फिर आपका यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगा। जब आयन ज्यादा होते हैं तो वो अपने साथ वाटर भी ज्यादा लेकर आते हैं, तो इस वजह से आपको पॉलीयूरिया हो जाता है। आप जो है यूरिन नॉर्मल लेवल से ज्यादा करते हैं और फ्रीक्वेंटली करते हैं, और इसके साथ जब आपके बॉडी से पानी निकलेगा तो आपको थर्स्ट भी होगा, तो इसके साथ थर्स्ट भी होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज के साथ हमारे पास सोडियम और पोटाशियम आयन जो है वो भी हमारे किडनी के थ्रू बाहर चले जाते हैं। डिस्पाइट द रेनल लॉस ऑफ पोटाशियम आयन देयर इज नो हाइपोकैलेमिया बिकॉज द सेल गिव अप पोटाशियम एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेज।
देखो हमारे पास इंसुलिन का एक काम ये भी है कि वो पोटाशियम लेवल को भी बैलेंस रखता है, लेकिन अगर हमारे पास जो है ग्लूकोज ज़्यादा है, इंसुलिन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अगर पोटाशियम लॉस भी होता है लेकिन उसकी मिकदार नॉर्मल रहती है। नॉर्मल इसलिए रहती है कि हमारे पास सेल का जो पोटाशियम है वो इतना यूज़ नहीं होता, सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू वो इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि आपकी मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह जो है वो इतनी नहीं होती। आपके पास जो है सोडियम पोटाशियम पंप में प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके पास वहाँ पे जो पोटाशियम यूज़ नहीं होता, तो वो क्या करता है, तो वो फिर आपके ब्लड लेवल के पोटाशियम को बरकरार रखता है। द एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम कंसंट्रेशन विच इज देयरफॉर मोर लाइकली टू बी हाई डिस्गाइज द नेगेटिव पोटाशियम बैलेंस। और फिर आपके पास जो है बाहर जो है अंदर से पोटाशियम है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और आपके पास नेगेटिव पोटाशियम बैलेंस आ जाती है। नेगेटिव पोटाशियम बैलेंस ये कि बाहर ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कम होगा। बाकी सिम्टम हमारे पास क्या होंगे कि मस्कुलर वीकनेस होगी। मस्कुलर वीकनेस इसलिए होती है कि चूंकि ग्लूकोज आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है और मसल्स एटीपी यूज करते हैं। चूंकि इसमें ग्लूकोज जो है वो फंक्शनल नहीं है, तो इसलिए आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा कम होती है और कम एटीपी की वजह से आपको मस्कुलर वीकनेस होगी। हाइपरलिपिडीमिया होगा। हाइपरलिपिडीमिया जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसमें फैटी एसिड की एक्युमुलेशन बॉडी में होती है, जो कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है, तो आपके पास हाइपरलिपिडीमिया हो सकते हैं। कास्मेल ब्रीथिंग, कास्मोल या कास्मेल ब्रीथिंग, ये जब आपके पास एसिडोसिस हो जाता है अब बॉडी में, तो इसमें क्या होता है कि आप डीप ब्रीथिंग तेज़ी से डीप ब्रीथिंग लेते हो, और ये हमारे पास जो है क्योंकि आपके पास जो एसिडोसिस है आपके बॉडी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से निकालना होता है और ऑक्सीजन अंदर लेकर जाना होता है, ताकि आपके पास एसिडोसिस जो है वो कम हो जाए। तो फिर उस वजह से आप जो है कास्मोल ब्रीथिंग भी करेंगे और वेट लॉस भी होगा। तो ये साइन सिम्टम आप याद रख लें, ये साइन सिम्टम जो है आप याद रख ले, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये वेट लॉस हमारे पास जो है ये टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास होता है। अब ये दो डायबिटीज़ के डिफ्रेंसिएशन है जो कि मिड में भी पेपर में आते हैं और फाइनल में तो लाजमी आते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा, वो यंग एज में होते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पास जो है वो किस एज में होता है, वो मिडिल एज या एल्डर एज में होता है। इसमें बीएमआई आपकी नॉर्मल होगी, ओबेसिटी आप ओबेस आप नहीं होंगे। टाइप 1 में पर्सन ओबेस नहीं होता, लेकिन टाइप 2 में जो है उसमें यूजुअली पर्सन ओवरवेट होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है लेकिन रिसेप्टर प्रॉब्लम करते हैं और फैटी एसिड की एक्युमुलेशन वगैरह होती है, तो इसमें आप ओबेस होंगे। तीसरा हमारे पास है कि नो इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री। इसमें फैमिली हिस्ट्री इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरे में फैमिली हिस्ट्री अक्सर होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो फैमिली में अक्सर रन करता है। इसके बाद इसके साइन सिम्टम के जो है ड्यूरेशन वो कम होगा, लेकिन इसका जो साइन सिम्टम का ड्यूरेशन टाइप 2 का होता है वो ज़्यादा होता है। कैन प्रेजेंट विद डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें हमारे पास क्या है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी होती है और इसमें कोमा भी हो सकते हैं। टाइप 1 में आप कोमा में भी जा सकते हैं, लेकिन टाइप 2 में आपके पास डायबिटिक कोमा नहीं होता है। एमसीक्यूज में अक्सर आता है। और टाइप 1 में इंसुलिन रिक्वायर होगा, दूसरे में इंसुलिन रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, टाइप 2 में रिसेप्टर की कमी है, इंसुलिन की प्रोडक्शन तो नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा है। और टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पास क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होते हैं उसके बाद हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर बनने का चांसेस होते हैं। इन इट्स मोस्ट सीवियर फॉर्म कीटो एसिडोसिस आर अ नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में डेवलप एंड लीड टू स्टूपर, कोमा एंड इन एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड डेथ। तो स्टूपर और कोमा में क्या फ़र्क है? स्टूपर में ये है हमारे पास है कि आप कोमा में जो फुल अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन स्टूपर में आप थोड़े बहुत कॉन्शियस होते हैं। कि स्टूपर जो है वो कोमा से पहले का स्टेज है, मीन्स कि कोमा में इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है, अनकॉन्शियस, लेकिन स्टूपर में आप कोमा की तरफ फुली अनकॉन्शियस नहीं होंगे। और कहते हैं कि जब ये सीवियर फॉर्म में चला जाए तो फिर ये कीटो एसिडोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीटो एसिडोसिस ये कि हमारे पास कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि एसिडिक होती हैं, और अगर आप इसकी ट्रीटमेंट न करें और ये इसी सीवियर फॉर्म में हो तो ये डायबिटीज़ आपके पास डेथ भी काज कर सकता है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस दैट इज डायग्नोज इन सम वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ग्लूकोज की टॉलरेंस इनटॉलरेंस काज होती है, ग्लूकोज की इम्बैलेंस होती है और बॉडी ब्लड ग्लूकोज जो है वो लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ अकर मोर फ्रीक्वेंटली एमंग अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक
हिस्पैनिक, लैटिनो अमेरिकन एंड अमेरिकन इंडियन। तो ये हमारे पास इन तरह के लोगों में ज़्यादा वो है, कॉमन है, और ये हमारे पास जो है इलाके पे भी डिपेंड करते हैं, उसके जीन्स वगैरह पे। तो ये इस तरह के पेशेंट में हमारे पास नॉर्मल होते हैं वुमेन में। एंड इट इज़ आल्सो मोर कॉमन एमंग ओबेस वुमेन एंड वुमेन विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। और जो वुमेन ओबेस होती हैं, ओबेसिटी होती हैं, जो मोटी होती हैं और या कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो इस तरह की फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के इम्कानात, इसके ख़तरे बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ रिक्वायर ट्रीटमेंट टू नॉर्मलाइज मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इन इन्फेंट। और जब पेशेंट फीमेल प्रेगनेंसी में होगी और उसमें ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसे होता है, तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसके ब्लड की ऑस्मोटिक को इंक्रीज करते हैं और उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं जो उसके बेबी के लिए नुकसानदेह हैं। तो इस कंडीशन में आपसे जितना जल्दी हो सके आपने उस कंडीशंस को, उसके वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है नॉर्मल रखना होगा। आफ्टर प्रेगनेंसी 5 to 10% ऑफ वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज आर फाइंड टू बी हैव अ टाइप 2 डायबिटीज। और जो पेशेंट जिसको गेस्टेशनल या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है तो उसमें बाकी तो ट्रीट हो जाती है, लेकिन 5 से 10% ऑफ इस तरह फीमेल होती हैं जो परमानेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस का शिकार हो जाती हैं। वुमेन हु हैव हैड गेस्टेशनल डायबिटीज हैव अ 20 to 50% चांस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। और जो वुमेन जो जेस्टेशनल या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज था, तो वो कहें तो वो अगर बेबी को बर्थ भी ले, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी वो अगर अपने जो है फिजिकल एक्टिविटी वगैरह पे तवज्जो ना दे तो 5 to 10 ईयर में 20 to 50% चांस हमारे पास हो जाते हैं कि वो पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है हमारे पास वुमेन को। तो ये हमारे पास वैल्यूज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलेटस है कि फास्टिंग जो है, फास्टिंग मीन्स भूख की हालत में जो मॉर्निंग में जो बिफोर ब्रेकफास्ट होते हैं, तो उसमें अगर वेनस का ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास क्या है कि 6.1 लेस आर ये ग्रेटर आर इक्वल टू 6.1 अगर वेनस का हो मिलीमोर पर लीटर या mg पर डेल 110 से अगर ज़्यादा हो तो हमारे पास वेनस का, तो ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, तो ये हमारे पास डायबिटीज़ शुमार होगा। अगर हमारे पास जो है टाइप 1, अगर हमारे पास जो है कैपिलरी में भी इससे ज़्यादा हो, या अगर हमारे पास प्लाज्मा वेनस प्लाज्मा में अगर 126 से ज़्यादा या बराबर हो तो हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। और दूसरा हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास नॉर्मल है कि खाने के बाद या नाश्ते के बाद हम चेक करते हैं तो वेन्स का 180 से कम होना चाहिए। अगर 180 इक्वल या इससे ज़्यादा हुआ ये डायबिटीज़ होगी। इस तरह हमारे पास कैपिलरी और वेनस का प्लाज्मा एंड वेनस का लिखा हुआ है। अब मैनेजमेंट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कहें कि फर्स्ट हम एक्सरसाइज पे तवज्जो देंगे कि डायबिटीज़ को एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल नहीं होते तो हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी हमने देनी होती है, ओरली हमने इस तरह ट्रीटमेंट करनी होगी, मेडिसिन वगैरह डाइट वगैरह जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे डायबिटीज़ से उस पर्सन को उसके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर ले। अगर इससे भी नहीं होता तो फिर लास्ट चांस हमारे पास इंसुलिन थेरेपी का है, फिर हमने इस पर्सन की इंसुलिन थेरेपी करनी है, उसको सबक्यूटेनियस हम इंसुलिन देंगे। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिक वो पर्सन होता है या हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में जा सकता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि अगर उसके बॉडी में जो है ग्लूकोज लॉस ज़्यादा हो रहे हैं किडनी के थ्रू तो फिर वो हाइपोग्लाइसेमिक में भी चल सकते हैं। और डायबिटिक कोमा तो आपको पता है कि हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में डायबिटिक कोमा जो है वो क्या कहते हैं वो नॉर्मल है। इसके बाद क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कौन से हो गए, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डैमेज टू हार्ट। कार्डियोमायोपैथी किसे कहते हैं कि हमारे पास हार्ट के मस्कुलर एक्टिविटी जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज मस्कुलर एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी ये हमारे पास क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है, लीडिंग टू डायस्टोलिक डिसफंक्शन एंड इवेंचुअली हार्ट फेलियर। फिर इसमें हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन आ जाते हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है लेकिन रिलैक्सेशन उसकी नहीं होती, और फिर क्या होता है हमारे पास हार्ट फेलियर हो सकता है। तो एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि हमारे पास क्या है
कि डायबिटीज़ में हमारे पास डायस्टोलिक जो है वो इफेक्ट होता है और फिर बाद में डेथ वाक़या हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इसका कौन सा है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी कहते हैं कि किडनी के नेफ्रॉन में प्रॉब्लम, डैमेज टू द किडनी विच लीड टू क्रॉनिक रेनल फेलियर इवेंचुअली रिक्वायरिंग डायलिसिस। तो किडनी को डैमेज इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, आयन ज़्यादा हो गए, ऑस्मोलैरिटी ब्लड ग्लूकोज की ज़्यादा हो गई, तो ये फिर किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी से वाटर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता है, किडनी में वाटर की मिकदार कम हो जाती है, आप पॉलीयूरिया हो जाते हैं, आपको थर्स्ट वगैरह भी ज़्यादा लगती है, तो आपके पास ये नेफ्रोपैथी भी काज कर सकते हैं और क्रॉनिक कंडीशन में आपको ये मजबूर भी कर सकते हैं कि आपने डायलिसिस करनी होगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी ये न्यूरॉन को भी डैमेज करता है। किस तरह के? एबनॉर्मल एंड डिक्रीज सेंसेशन यूजुअली इन ग्लो and stalking distribution starting with the feet but potentially in other nerves later, often finger and hand. When combined with damaged blood vessels, this can lead to a diabetic foot. देखो न्यूरोपैथी हमारे पास न्यूरॉन जो है उनके फंक्शन जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है डायबिटीज़ में, सही है। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सट्रीमिटी है, जो हैंड फुट हमारे पास है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारे पास न्यूरोपैथी होगी, वहाँ पे हमारे पास नबनेस और वहाँ पे वो सेंसेशन जो है वो कम हो जाती है। और जब हम इन न्यूरोपैथी वगैरह आ जाए तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स जो है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आप डायबिटिक फुट में चले जाते हैं, क्योंकि उस फुट की तरफ हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह की ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से नहीं होती, वहाँ पे एनर्जी वगैरह नहीं होती, तो वो फुट जो है उसकी नेक्रोसिस और डायबिटिक फुट आप हो सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी हमारे पास रेटिना तो कहते हैं ग्रोथ ऑफ फ्राइबल एंड poor quality new blood vessel in the retina as well as macular edema, swelling of macula which can lead to severe vision loss or blindness। देखो इसमें क्या होते हैं कि आपके रेटिना के मैकुला जो इंटरनल पार्ट है तो उसमें हमारे पास फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है, दूसरा हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो इंतहाई थिन हो जाती है, तो ये दोनों फैक्टर की वजह से आपके पास रेटिनोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस विजन लॉस आपको हो सकता है। मैक्रोवास्कुलर डिजीज लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज टू विच एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंट्रीब्यूटर। हमारे पास जो मैक्रोवास्कुलर है तो इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर एक्युमुलेशन हो जाती है और डायबिटीज़ भी आपको है तो उसमें क्या होगा कि आपके मैक्रो वेसल्स वगैरह वो भी ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे और मेजर आर्गन की तरफ जो ब्लड फ्लो होती है वो डैमेज होगी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपके पास हो जाते हैं, क्यों? लीडिंग टू एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, डायबिटीज, मायोनेक्रोसिस, मसल वेस्टिंग, स्ट्रोक, मेनली द इस्केमिक टाइप। इसमें ऐसा होता है कि आपके पास मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है, जब मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है तो फिर हार्ट की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन वो भी कम हो जाते हैं, वो तो हमें पता है। उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन की जो है ट्रांसपोर्ट वो भी हार्ट की तरफ सही से नहीं होती, तो आपको इस्केमिक हार्ट अटैक या आपके पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें काज हो जाती है। हेमोग्लोबिन इज सब्सटेंस इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द बॉडी। ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ sugar molecule in the blood, normally becomes stuck to hemoglobin molecule. This means the hemoglobin has become a glycosylated, also referred to as hemoglobin A1C, HbA1c। अच्छा, हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो हेमोग्लोबिन के साथ हमारे पास ग्लूकोज अटैच हो जाते हैं और उसको कंबाइनली हम कहते हैं HbA1c। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने का। एक तो हम मैनुअली RBS वगैरह चेक करते हैं या FBS चेक करते हैं, लेकिन उससे जो हमारे पास हेमोग्लोबिन HbA1c हमारे पास टेस्ट है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये आपको पिछले 1-2 महीनों का ग्लूकोज लेवल जो है आपको बताता है कि उसमें आपके पास कितना ग्लूकोज लेवल हाई था, लो था, किस कंडीशन में था। The HbA1c test is also known as hemoglobin A1c or glycolated hemoglobin test is an important blood test that give a good इंडिकेशन ऑफ हाउ वेल योर डायबिटीज इज बीइंग कंट्रोल। ये आपको ये बताते हैं कि आपका डायबिटीज कितना कंट्रोल है, हाई हो रहे हैं या लो हो रहे हैं।
तो आप ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट हम डायबिटीज़ के लिए करते हैं, ये हम हेमोग्लोबिन के लिए वगैरह के लिए नहीं करते। फॉर पीपल विदाउट डायबिटीज द नॉर्मल रेंज फ्रॉम हेमोग्लोबिन A1C इज, अच्छा अब नॉर्मल जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट नहीं होते उसकी HbA1c कितना 4 से लेकर 5.6% तक हमारे पास HbA1c होते हैं, लेकिन जो डायबिटिक होते हैं उसका क्या होगा 5.7 से ज़्यादा होगा या 6.4% होगा। तो ये ऐसा होगा कि आपके पास जो है डायबिटीज़ हाई रेंज में है। लेवल ऑफ 6.5 आर हायर मीन यू हैव अ डायबिटीज। और अगर आपका 5.7 से लेकर 6.4 में है तो आपको क्या है कि आपके पास डायबिटीज़ आप में काज हो सकते हैं, लेकिन अगर 6.5 या इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये श्योर होते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। हमारे पास दो टाइप ऑफ डायबिटीज फुट है, एक न्यूरोपैथिक है, दूसरा न्यूरोवास्कुलर। न्यूरोपैथिक ये है कि हमारे पास न्यूरॉन्स वगैरह जो फुट की तरफ गए हुए होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमारे पास न्यूरोपैथी हो जाती है और उस मसल में टिंगलिंग होगी, मसल में वीकनेस होगी, वहाँ पे हमारे पास नबनेस होगी और पेन भी होता है। न्यूरोवास्कुलर हमारे पास ये है कि नर्व्स के साथ आपके वसल्स भी है वो भी ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई आपके एक्सट्रीमिटी की तरफ सही से नहीं होती और आप डायबिटिक फुट आपका हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक डायबिटीज मेलेटस पे इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।